गलापागोज एक अद्भुत पड़ाव। घर से निकले लगभग 4.25 वर्ष हो चुके थे। उस दौरान अनेक पड़ाव मिले। चार्ल्स ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इस क्रम में उसके अंदर एक अद्भुत कला जन्म ले चुकी थी। अब वह देखने लगा था जो और लोग नहीं देख पाते थे। अब वह सीखने लगा था जो और लोग नहीं सीख पाते थे। उसके सवाल अद्भुत होते थे और उन सवालों से ज्ञान की तलाश इस प्रकार आरंभ होती थी कि जवाब पर जवाब ज्ञान के झरने के रूप में निकलते चले आते थे। हालांकि चार्ल्स की आयु अभी 26 वर्ष ही थी, पर अब दुनिया की उत्पत्ति, विभिन्न जीवों, वनस्पतियों की उत्पत्ति का पूरा दृश्य उसके सामने एक चित्र की तरह उभरने लगा था। उसने अब तक उत्तरी गोलार्ध के भी प्राणी देखे थे और दक्षिणी गोलार्ध के भी। उनमें दिखने वाले अंतर का कारण भी वह समझता जा रहा था। उसे अब पृथ्वी की वर्तमान आयु तथा इस दौरान अति धीमी गति से हुए स्पष्ट परिवर्तनों का भी आभास होने लगा था। अब बीगल जहाज एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर था, पर उस पड़ाव पर प्राप्त होने वाले अद्भुत ज्ञान का आभास कतई किसी को भी नहीं था। 7 सितंबर 1835 को बीगल गलापोज की ओर बढ़ने लगा। दूर से देखने से गलापोज समुद्र के बीच चट्टानों का एक ढेर सा लगता था। 17 सितंबर 1835 को बीगल ने गलापोज में लंगर डाला। इस इलाका में 10 बड़े द्वीप थे। युवा चार्ल्स व उसके साथी सबसे पूर्व वाले द्वीप चैथम पर पहुँचे। यह द्वीप एक मैदान के टूटे हुए टुकड़े जैसा लगता था, जिस पर ज्वालामुखी का काला लावा बिछा था। इस लावे पर वर्षों से समुद्री लहरें तांडव कर रही थी, अतः यह घिस घिस कर बिल्कुल पक्का हो चुका था। सूर्य की तपती रोशनी बार बार इस द्वीप को सूखा पक्का बना देती थी। उस द्वीप पर नाम मात्र को वनस्पतियां थी। वहाँ पर एक अद्भुत पर बेहद बुरा जायका उत्पन्न करने वाली दुर्गंध थी। समुद्र के किनारे पड़ी काली चट्टानें ऐसी लगती थी मानो काली विशाल छिपकलियां लेटी हों। जब चार्ल्स ने पहली बार इस द्वीप का नज़ारा देखा तो उसे लगा कि पता नहीं वह कहाँ आ गया है। हालांकि अब तक उसने जो इलाके देखे थे वे कम अद्भुत नहीं थे और इन इलाकों के बारे में दुनिया को अब तक नहीं के बराबर जानकारी थी, पर अब तक देखी विचित्रताएं गलापोज के सामने नगण्य थी। अब तक चार्ल्स ढेरों नमूने एकत्रित कर चुका था। विभिन्न इलाकों से प्राप्त नमूनों की न सिर्फ पहचान कर चुका था, वरन उनमें आपसी संबंधों का भी विश्लेषण भी कर चुका था। उसने यह भी देखा कि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों परिवर्तन होता चला जाता है। पहाड़ के एक और पहाड़ की दूसरी ओर की स्थितियां अलग अलग हैं। डार्विन के मस्तिष्क में यह बैठता जा रहा था कि ये विविधताएं उत्पत्तिकर्ता के कारण नहीं हैं। ये सभी एक ही समय और एक ही रूप में उत्पन्न हुई थी, पर समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है। क्यों ना आया हो, यह तो साबित हो ही चुका है कि अनेक स्थल इलाके पहले जल के स्तर के नीचे थे और फिर
ऊपर आ गए। इसी तरह अनेक इलाके पहले ऊपर थे और फिर जल में डूब गए। भूमि के हिलने, अपना स्थान बदलने का नज़ारा चार्ल्स फरवरी 1835 के भूकंप व उसके बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरों के दौरान देख चुका था। इससे उसके अंदर उठ रहे सिद्धांत का बीज फूट चुका था और वह एक कोमल नवजात पौधे का रूप लेने के लिए व्याकुल था। एक अन्य विशेष बात यह भी थी कि लंबे ऊंचे कद के युवा भूरी आंखों वाले अंग्रेज चार्ल्स डार्विन का मन एक साफ स्लेट की तरह था। उस पर न कोई पहले की छाप थी और न कोई पूर्वाग्रह। वह हर चीज़ को एक नई दृष्टि से देख रहा था, समझ रहा था और एक क्रम में रखता जा रहा था। इंग्लैंड से आने के बाद उसने अफ्रीका का एक किनारा भी देख लिया था और लैटिन अमेरिका के दोनों पूर्वी व पश्चिमी भाग भी। वह विद्रोही भी नहीं था और अब तक की मान्यताओं को बखिया उधेड़ने के लिए आतुर भी नहीं था। वह अपनी नोटबुकों में उपलब्ध तथ्यों को संजोता रहा। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं था कि आने वाले समय में वह दुनिया को एकदम नया व खतरनाक चुनौती देने वाला सिद्धांत दे देगा। शायद यही कारण था कि आने वाले सिद्धांत की तैयारी वह पूरी ईमानदारी से कर रहा था। यह लगभग वैसा ही था मानो एक गर्भवती महिला यह न जानते हुए कि उसके लड़का होगा या लड़की, गर्भ की सुरक्षा व आने वाले समय की तैयारी कर रही हो। सितंबर की गर्म सुबह को जब डार्विन चैथम द्वीप के ऊबड़ खाबड़ इलाके में उतरा तो उसने तय किया कि यह एक नया इलाका है और उसमें वह हर जीवित वस्तु का कम से कम एक नमूना अवश्य लेगा। उसने यह भी सोचा कि वह शुरुआत वनस्पतियों से करेगा, पर जल्द ही उसे झटका लगा और उसने पाया कि गर्म लावे से बनी इस धरती में चंद प्रजातियों के ही पौधे हैं। उसके अनुमान से ऐसा तो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेशों में ही होना चाहिए। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? गलापोज तो विषुवत या भूमध्य रेखा पर है, अर्थात पृथ्वी के बीच के इलाके में है। इसके किनारों पर स्थित दक्षिण से आने वाली शीत जलधाराएं बहती हैं। ऐसी जलवायु में तो प्रकृति का रूप तेजी से निखरता है और जल्दी ही समृद्ध हो जाता है। इस ऊहापोह में डार्विन को जल्दी ही नए आश्चर्यजनक व दिलचस्प तथ्य मिलने लगे। वहाँ की लकड़ियाँ जो अभी तक सूखी पत्तियों विहीन लकड़ियाँ लग रही थी, वे वास्तव में पत्तियों से विहीन नहीं थी। हालांकि उसे उनमें एक भी फूल दिखलाई नहीं दिया, पर उसकी उनमें दिलचस्पी बढ़ती चली गई। उधर बीगल जहाज चैथम द्वीप के चारों ओर सर्वेक्षण करने लगा और इधर डार्विन ने द्वीप पर अपना तंबू तान लिया। वह द्वीप का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। अपने तंबू से उसने दूर दूर तक नजर मारी और पाया कि इस ऊबड़ खाबड़ द्वीप पर चलना एक कठिन कार्य है। उसके टेंट से साफ दिखाई दे रहा था कि आसपास लावे के लाल रंग के 60 ढेर हैं जो 50 से 100 फीट तक ऊंचे थे। इसके अलावा जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे भी थे जिनके किनारे तीखे थे और असावधानी होते ही व्यक्ति सीधे गड्ढे में चला जाता। वह समझ गया कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके लावे के साथ
गैस के बबूलों के रूप में निकलती है, और बबूले जब फूटे होंगे तो गड्ढे बन गए होंगे। वहां पर उस समय भयंकर गर्मी थी। डार्विन को बिल्कुल नहीं सूझ रहा था कि वह किधर जाए और कैसे जाए। तभी उसे हल्का सा रास्ता दिखा, पर उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि यह तो निर्जन द्वीप है, इसमें कैसे यह रास्ता बना और किसने बनाया? जरूर ही किसी जानवर ने बनाया होगा। उसका आश्चर्य जल्दी ही ठंडा पड़ गया जब उसे 2 भीमकाय कछुए दिखाई दिए। उनमें से एक का वजन 80 किलोग्राम से कम नहीं था और वहाँ के जंगली कांटेदार कैक्टस पौधों को धीरे धीरे चबा रहा था। कौतूहलवश डार्विन उनके निकट आ गया और बड़े गौर से देखने लगा। दूसरा कछुआ, जो लगभग उसी आकार का था, अपना सिर उठाकर डार्विन को देखने लगा और एक आवाज़ भी निकाली, पर वे डार्विन को देखकर खास डरे नहीं। उधर झाड़ियों पर बेरंगे पंखों वाली चिड़िया चहचहा रही थी। अब डार्विन को लग गया कि इस द्वीप पर ये बड़े बड़े आकार के सरीसृप, जमा हुआ काला लावा, पत्ती विहीन झाड़ियाँ, बड़े बड़े कैक्टस आदि ही है। उसे यह द्वीप बाबा आदम के ज़माने का लगा। अब बीगल जहाज अन्य द्वीपों पर भी गया। डार्विन को वहाँ पर भी वृहदाकार सरीसृप मिले। उसे लगा कि यदि कोई कवि या साहित्यकार होता तो इस द्वीप की दशा देखकर किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा की कल्पना कर लेता और रोचक ग्रंथ लिख डालता। अब उसका मस्तिष्क भी कल्पना करने लगा। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये कछुए यहीं के हैं और ऐसे कछुए दुनिया में और कहीं नहीं है। पर यह बात कोई नई नहीं थी। पहली बार जब एक जहाज इस द्वीप के किनारे पहुंचा था तो उसने उस द्वीप अर्थात सन 1708 में देखा था कि इस द्वीप में कछुए ही कछुए भरे पड़े थे। इसके बाद जो भी जहाज उस द्वीप के पास से गुजरता, उसके नाविक अपने मुंह का जायका बदलने के लिए इन कछुओं का बड़ी बेरहमी से शिकार करते थे। इन द्वीप समूहों के बारे में कहानियाँ थी कि एक जहाज के जहाजियों ने एक दिन में 700 कछुए पकड़े थे और एक युद्धपोत के जहाजियों ने एक दिन में 200। उन जहाजियों को ताजे मांस की बहुत दिनों से तमन्ना थी और वे उन मासूम निरीह कछुओं पर टूट पड़ते थे। यही कारण था कि कछुओं की तादाद यहाँ पर कम होती जा रही थी और बीगल के जहाजियों को एक दिन में मात्र 15 कछुए ही मिल पाए। बीगल में ताज़ा पीने का पानी खत्म हो चुका था और वह इसकी तलाश में आगे गया और इस कारण चार्ल्स अगले द्वीप जेम्स पर तंबू तानकर रुक गया। वह बड़े ध्यान से अवलोकन करने लगा। उसने कछुए के पैरों के निशान देखे और उनका पीछा करते करते द्वीप के केंद्रीय भाग में पहुंचा, जो ऊंचाई पर था और वहां पर मीठे पानी का झरना था। इस जगह पर बादल निचाई पर थे और उनसे जो नमी मिल रही थी वह इस भाग को हरा भरा बना रही थी। इस झरने पर बड़े सरीसृप अपना सिर गड़ाकर पानी के घूंट भर रहे थे। डार्विन को उनकी प्यास का अंदाज इस बात से लग रहा था कि वे वृद्धाकार जीव प्रति मिनट 10 बार घूंट भर भर कर निगल रहे थे और इस गर्म वातावरण में वह शीतल जल उन्हें किस कदर सुख व शांति प्रदान कर रहा था, इसका अंदाज
उनकी शक्लों से लग रहा था। डार्विन ने उन कछुओं की चाल का भी अवलोकन किया और पाया कि वे 10 मिनट में लगभग 60 गज की दूरी तय कर लेते हैं। इस प्रकार यदि वे पूरे दिन बिना रुके चले तो लगभग 6.5 किलोमीटर चल लेंगे। इन कछुओं के बारे में स्पेन के जहाजियों का कहना था कि ये बहरे हैं। डार्विन ने इसकी भी जांच की, जब तक वह उनके बराबर किनारे किनारे दौड़ता रहा। उन्होंने डार्विन पर ध्यान नहीं दिया, पर ज्यों ही डार्विन के सामने से रास्ता काटा वे बिदक गए। उन्होंने एक आवाज़ हिस्स निकाली और अपना सिर अपने पैरों के बीच यूं दबा लिया मानो वे मृत हों। अब डार्विन उनमें से एक के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से कूदने लगा। मजबूर होकर वह कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। डार्विन चलते कछुए पर अपना संतुलन नहीं बनाए रख सका और नीचे आना पड़ा। धीरे धीरे डार्विन को विश्वास होता चला गया कि अद्भुत प्राणी इसी द्वीप के हैं। उसने अपने अन्वेषण का दायरा बढ़ाया। उसने 3-4 फीट लंबी छिपकलियों का अवलोकन प्रारंभ किया। वहाँ की पीली भूरी छिपकलियाँ भी अनोखी थी। प्रारंभ में जो लोग उस द्वीप पर गए थे वे बतलाते थे कि ये काली छिपकलियाँ अक्सर समुद्र में गोता लगाने जाती हैं और मछलियों का शिकार करके लौटती है। डार्विन ने भी उन्हें किनारे की चट्टानों से समुद्र में कूदते देखा था। वे पानी में जब तैरती थी तो उनका शरीर सांप की तरह बल खाता था। उनकी पूंछ सीधी हो जाती थी, पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि वे मछलियाँ खाती है। उसने किसी के मुंह में मछली नहीं देखी थी। बाद में चार्ल्स ने उन छिपकलियों का पेट फाड़ा तो पाया कि उसमें समुद्र में उपजने वाली वनस्पतियाँ थी। ये वनस्पतियाँ तटों पर उपजने वाली नहीं थी, वरन समुद्र की तलहटी में उपजने वाली थी। इन छिपकलियों की आंतें वैसी ही थी जैसे कि वनस्पति खाने वाले शाकाहारी प्राणियों की होती है। डार्विन के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसने अपने जीवन में कभी शाकाहारी छिपकलियों के बारे में नहीं सुना था। यही नहीं, उन छिपकलियों का भोजन समुद्र पर आधारित था। उनके शरीर की रचना समुद्री जीवों जैसी थी। वे वास्तव में समुद्र में तैरती, गोते लगाती थी, पर जब वे भयभीत होती थी तो डर के मारे समुद्र में छलांग नहीं लगाती थी। इस बात पर चार्ल्स ने अनेक प्रयोग किए। उसने समुद्र के किनारे उन छिपकलियों को काफ़ी दौड़ाया, पर वे कभी समुद्र में नहीं कूदी। उसने एक की पूंछ पकड़कर एक तालाब में फेंक दिया, पर वह नीचे गई और तैरती हुई फिर से उस स्थान पर ऊपर आकर बैठ गई जहां पर वह थी। डार्विन ने उसकी पूंछ पकड़कर दोबारा पानी में फेंका तो वह फिर उसी प्रकार बाहर आ गई। अब डार्विन एक मदारी की तरह उसे बार बार पानी में फेंकता रहा, पर उस छिपकली का व्यवहार वैसा ही रहा जैसा कि एक प्रशिक्षित बंदर या भालू का होता है। काफ़ी सोचने के बाद चार्ल्स ने निष्कर्ष निकाला कि यह छिपकली स्थल इलाकों को अधिक सुरक्षित मानती है, क्योंकि यहाँ इसका कोई शत्रु नहीं है, जबकि समुद्र में इसे शार्क जैसी मछलियों का भय होता है। पीले रंग की छिपकलियाँ जेम्स द्वीप में इस कदर बड़ी तादाद में थी
कि बीगल के जहाजियों को यहाँ पर अपना तंबू गाड़ने में तमाम दिक्कतें आती थी। यही नहीं, यहाँ पर चलने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि अक्सर पैर इन छिपकलियों के पीले पीले शरीर पर पड़ जाता था। लंबे समय तक ये छिपकलियाँ डार्विन के आकर्षण का केंद्र बनी रही। ये ज़मीन को खोदती थी। जब वे आधा खोदकर उसमें प्रवेश कर जाती थी तो डार्विन उनकी पूंछ पकड़कर बाहर कर देता था। उस अवस्था में वे डार्विन को घूरती थी, मानो कह रही हो कि तुमने पूंछ क्यों पकड़ी। उस उजाड़ द्वीप में इन छिपकलियों के पास पीने को पानी तक नहीं था। वे हवा में मौजूद नमी पर गुजारा करती थी। ज़मीन पर उनके लिए पौष्टिक आहार के रूप में कैक्टस की छोटी छोटी पत्तियां ही थी। डार्विन छोटी छोटी पत्तियां तोड़कर उनके सामने फेंकता तो वे उसी प्रकार भाग जाती थी जैसे कुत्ता हड्डी दबाकर भाग जाता है। इस मामूली पत्तियों पर छोटी छोटी चिड़ियाँ भी झपट्टा मारती थी और छिपकलियाँ भी। खेल खेल में डार्विन का सिद्धांत भी जन्म ले रहा था। वह सोच रहा था कि इन कछुओं ने यहाँ की ज़मीन पर रास्ता बना दिया है। ये छिपकलियाँ भी इसी ज़मीन पर कब्जा किए बैठी है। संभवतः इसी प्रकार दुनिया में हर जगह है समुद्री जीव। समुद्र में हुई जीवों की भीड़ से राहत पाने के लिए ज़मीन पर आए होंगे और फिर उन्होंने कब्जा कर लिया होगा। बाद के काल में दुनिया के अन्य इलाकों में तो स्तनपायी जीवों का कब्जा हो गया, पर इस द्वीप में अभी भी इन सरीसृपों का ही कब्जा है। प्रारंभ में उनमें से कुछ शाकाहारी होंगे और कुछ मांसाहारी, कुछ व्हेल के आकार के भी होंगे और उनका दबदबा ज़मीन पर भी होगा और पानी में भी। इस द्वीप में रहने के बाद डार्विन की जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। उसने यहाँ के स्थल में वास करने वाले 26 पक्षियों का विवरण दर्ज किया। ये पक्षी अनेक प्रकार के थे और दुनिया के अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते थे। यहाँ पर बाज जैसे विशाल पक्षी भी थे और मक्खियों का भक्षण करने वाले छोटे पक्षी भी। यहाँ पर कबूतर जैसे पक्षी भी थे और तोते जैसे नाक वाले भी। डार्विन ने उन सभी को क्रम से कलमबद्ध किया। इनमें से कुछ प्राणी अमेरिकी प्राणियों से कुछ हद तक मिलते जुलते थे, पर अंतर अधिक स्पष्ट था। कोई यह भी कह सकता है कि शुरू में यहाँ पर पक्षी बिल्कुल नहीं थे और एक प्रजाति ले जाई गई थी। बाद में उसी में फेर बदल करके अन्य प्रजातियाँ तैयार कर दी गई थी, पर इस परिकल्पना पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता था। डार्विन ने 11 प्रकार के जल पक्षियों को भी एकत्रित किया। उनमें से मात्र 3 गलापोज के लिए ही थे और अन्यत्र नहीं मिलते हैं। डार्विन का मानना था कि जल पक्षी अधिक गतिशील हैं और इस कारण पूरे संसार में आसानी में फैल जाते हैं। शायद यही कारण है कि किसी एक स्थान पर अनोखे जल पक्षी नहीं मिल पाते हैं। वे हर प्रकार के जल में अपनी दुनिया बसा लेते हैं और इस कारण पूरे संसार में पाए जाते हैं। डार्विन को तरह तरह के घोंगे व सीपी मिले। उनमें से 16 प्रकार के मीठे पानी में रहने वाले थे। सिर्फ एक ऐसा था जो अन्यत्र नहीं मिला। बाकी सब दूसरी जगहों में भी पाए जाते हैं। इसी तरह
समुद्री खारे जल में रहने वाले 90 सीपियों में से 47 अनोखे थे और शेष दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि घोंघे भी पूरे संसार में अच्छे खासे फैले हैं। 43 प्रकार के घोंघे जो अन्यत्र भी पाए जाते हैं, उनमें से 25 अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। इनके अलावा ये प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों जैसे फिलीपीन आदि में भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि ये अमेरिका से ही आए होंगे। पर उस समय की किताबों में यह लिखा था कि ये घोंघे उसी जगह पर विकसित होते हैं और इस कारण प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों के घोंघों की अपनी अपनी और स्पष्ट विशेषताएं होती है। अमेरिका के दोनों भागों उत्तरी व दक्षिणी के पश्चिमी तटों पर समुद्र दूर दूर तक फैला है और आते जाते जहाज गलापागों में रुकते रहते हैं। यदि भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह इलाका किसी समय अमेरिका का अंग था और बाद में टूटकर अलग हुआ होगा। आज यह अमेरिका किसी भी हिस्से से कम 5 या 600 समुद्री मील से कम दूरी नहीं है। यदि ये पक्षी, सरीसृप, जल पक्षी आदि वैसे ही होते जैसे कि अमेरिका में होते हैं, तो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तर्क विकसित करना अत्यंत सरल था। यह आसानी से कहा जा सकता था कि वे चलकर या उड़कर आ गए होंगे। पर दिक्कत यह थी कि यहाँ पर आधे से अधिक पौधे व ज़्यादातर प्राणी मौलिक थे या समतुल्य प्रजातियों से इतने अधिक भिन्न थे कि उन्हें अमेरिकी पौधों या प्राणियों की श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। हालांकि अब तक की यात्रा में डार्विन ने असंख्य प्रजातियों के नए नए पक्षी, सरीसृप, घोंघे, कीड़े, पतंगे, पौधे, वनस्पतियाँ आदि देखे थे और उनकी संरचना, आवाज़, डील डोल आदि में भारी भिन्नता थी। पर उन गलापागों के प्राणियों से कोई भी मेल नहीं खाता था। डार्विन ने उष्ण इलाकों, रेगिस्तानों के प्राणियों का भी अध्ययन किया था, पर उनमें से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यह सवाल उसके मन में लगातार उठता रहा। इसी बीच निर्णय हुआ कि अब बीगल आगे जाएगा। अतः चार्ल्स ने अपने अन्वेषण का काम तीव्र कर दिया। तभी एक दिन उन द्वीप समूहों के उपराज्यपाल से चार्ल्स की बातचीत हुई। उस अधिकारी ने बातों बातों में कह दिया कि विभिन्न द्वीपों के कछुए आपस में उतने अलग हैं कि वे कछुआ देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा कछुआ किस द्वीप का है। डार्विन के दिमाग में यह बात गहरी उतर गई। उसने पाया कि इस द्वीप समूह के विभिन्न द्वीप एक दूसरे से मात्र 50-60 मील दूर हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं, पर इनकी रिहायश में इतनी भिन्नता है कि कछुए भी पहचाने जा सकते हैं। ध्यान से देखने पर चार्ल्स डार्विन को यह बात सत्य लगी। उसने अन्य प्राणियों को इसी दृष्टि से देखा। भाग्यवश नमूने एकत्रित करते समय हर प्राणी पर उसके द्वीप का नाम भी चिपका दिया गया था। यह पाया गया कि अलग अलग द्वीपों में अलग अलग प्रजातियां विकसित हुई थी। चार्ल्स द्वीप की अलग प्रजाति थी, जबकि जेम्स व चैथम की अलग थी। इसी तरह का अंतर पौधों की प्रजातियों के बीच में भी था। कुछ द्वीपों के फूल एक प्रकार के थे और अन्य के एक प्रकार के।
इन अवलोकनों के बारे में डार्विन लगातार सोचता रहा। कुछ समय बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर अलग अलग द्वीपों पर प्राणियों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। कछुए जैसे चर प्राणियों की भी अलग प्रजातियाँ हैं और पौधों की भी। निश्चय ही अलग अलग द्वीपों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और इन परिस्थितियों के कारण प्रजातियों में अंतर है। एक जैसी परिस्थितियों में प्राणियों के सामान्य व्यवहार में एक रूपता स्पष्ट रूप से झलक रही है, पर चार्ल्स डार्विन इसी तथ्य से संतुष्ट नहीं था। वह यह भी सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्या ये एक तरह से या एक जगह उत्पन्न हुए होंगे और फिर दूसरे द्वीपों में फैले होंगे, तो शायद उस क्रम में इसके शरीर व व्यवहार में परिवर्तन हुआ होगा। एक प्रश्न यह भी उभर रहा था कि ये प्राणी पास के इलाके अमेरिका से उन पहले जहाजियों के जरिए आए होंगे, तो उन पर अमेरिकी प्राणियों की छाप होनी चाहिए। डार्विन लैटिन अमेरिका के अन्वेषण में यह देख चुका था कि जब इलाके के दो भाग अलग होते थे तो विभाजन की स्पष्ट छाप प्राणियों पर पड़ती है। कालांतर में दोनों भागों के बीच बड़ा समुद्र विकसित हो जाए या ऊंचा पहाड़ मूल छाप बनी रहती है। इस इलाके के समुद्र में तीव्र गति से वाली जलधाराएं बहती है। इस बात की पूरी संभावना थी कि यदि कोई अंडा या बीज पानी में गिर जाता तो उसका सुरक्षित बचे रहना कठिन था। उन द्वीपों के बीच समुद्र की गहराई भी काफ़ी थी, या यह भी नहीं माना जा सकता था कि निकट भूतकाल में ये आपस में जुड़े रहे होंगे। काफ़ी उधेड़-बुन के बाद भी चार्ल्स डार्विन को सही व स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। उसने जो तथ्य दर्ज किए थे वे इस प्रकार थे। हर द्वीप पर हर प्रकार के प्राणी की अलग अलग उत्पत्ति हुई। ये प्राणी एक जगह उत्पन्न हुए और फिर दूसरी जगहों पर फैले। इस प्रकार डार्विन ने दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया और यह माना कि अन्य स्थिति तो हो नहीं सकती है, पर साथ ही डार्विन को अपनी उपरोक्त परिकल्पनाओं के भावी प्रभाव का अंदेशा था। वह डर भी रहा था और उसने इस डर को अपनी पॉकेट बुक में दर्ज भी किया। उसने अपनी एक पॉकेट बुक में पक्षी विज्ञान के बारे में दर्ज किया था तथा विभिन्न द्वीपों में देखे गए पक्षियों के बीच अंतरों को दर्ज कर रहा था। साथ ही उसने लैटिन अमेरिका के पूर्वी भाग तथा फोकलैंड में पाई गई लोमड़ियों के बीच के अंतर को दर्ज किया था। साथ साथ उसने यह भी लिख दिया था कि इसका अर्थ यह भी है कि प्रजातियों की स्थिरता में संदेह है। इसका एक कारण यह भी था कि वह जानता था कि वह बहुत कुछ नहीं जानता है। अब तक अध्ययन से यह भी स्पष्ट था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है कि जिसका स्पष्ट वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस कारण कभी भी अपनी नोटबुकों में उसने स्पष्ट दावा नहीं किया, पर भावी जीवोत्पत्ति का उसका सिद्धांत भ्रूण का रूप ले चुका था। 26 वर्षीय चार्ल्स डार्विन जब 20 अक्टूबर 1835 को गलापोज से रवाना हुआ तो उस द्वीप के कछुओं, छिपकलियों, तोते जैसी चोंच वाले पक्षियों ने एक नई ही छाप उसके मन पर छोड़ दी थी और अब वह यही सोच रहा था कि आखिर इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा और विभिन्न जीवों का विकास
कैसे हुआ होगा। अब जहाज दक्षिणी सागरों की ओर एक लंबी यात्रा के लिए चल पड़ा था। हजारों मीलों का सफ़र अभी तय करना था। रास्ते में सूर्य की तेज धूप थी और आसमान में बादल बिल्कुल न थे। मध्यम गति की हवा लगातार बह रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था। प्रकृति का सौंदर्य अपनी जवानी पर था। 3200 मील के सफ़र के बाद एक सुंदर द्वीप दिखलाई दिया। 15 नवंबर को उस ताहिती द्वीप पर बीगल जहाज ने लंगर डाला। द्वीप का तट लंबा, सफ़ेद, चमकदार था। दूर बीच के इलाके ऊंचाई पर थे। दूर से दिखाई दे रहा था कि बीच के इलाके में तरह तरह के फलदार वृक्ष हैं, जिनमें संतरे, केले, नारियल, अमरूद आदि के पेड़ स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सुनेंगे बीगल की यात्रा का अंतिम चरण। तो सुनते रहिए एजुकेटेड जेरी।